अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हूँ मिसेस साइमा आमिर, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है ये है चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स का एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंजाइम्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। एंजाइम्स में सबसे पहले हमने उनके नेचर स्टडी करनी है कि एंजाइम्स होते क्या हैं। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो किस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं या लिपिड्स इन नेचर हैं, ये हमने देखना है। एंजाइम्स की कंपोजिशन देखनी है कि वो किन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, उनके पार्ट्स कौन से होते हैं, क्या वो एक एज इट इज़ मॉलिक्यूल है और वही सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, या उसमें कोई पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, उसके कोई पार्ट स्पेशल होता है जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक होता है। एंजाइम्स की टाइप्स हमने देखनी है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली के जो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं और अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो हम उनको क्या नाम देते हैं। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, अगर वो स्पेसिफिक हैं तो किन चीज़ों के लिए स्पेसिफिक हैं, उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, उनका टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है, उनका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है, या पीएच वगैरह के साथ वो किस तरह का बिहेव करते हैं। नेचर ऑफ एंजाइम, और इसमें हमने ये देखना है एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन्स मीन दे आर हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स प्लस नाइट्रोजन भी इनके अंदर होते हैं। एंड दे आर द बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, यानी ये वो प्रोटीन हैं जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। एक्टिव मीन्स कि ये रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। और प्रोटीन्स में ये उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। प्रोटीन्स में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है और फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। ये ग्लोबुलर टाइप की प्रोटीन से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक पिक्चर में आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है कि इस तरह से ये प्रोटीन्स हैं। डेट मीन्स कि ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये लॉन्ग चेन्स एक दूसरे के ऊपर क्वाइलिंग और फोल्डिंग होती है, जिसके साथ ये एक ग्लोब शेप में इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये बायोलॉजिकली एक्टिव हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शंस को इन्हांस करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, enzymes are made up of hundreds of amino acids which are joined together and they are coiled to form a globular structure। जैसे आपके पास एक लंबा सा थ्रेड है और आपने उसको फोल्ड करना है, तो फोल्डिंग और कॉइलिंग के बाद वो एक दूसरे के ऊपर लिपट कर एक बॉल की शेप में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स बहुत लंबी लंबी चेन्स में होते हैं, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मिलकर एंजाइम्स बनाते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होते हैं, इनकी बैंडिंग, फोल्डिंग और क्वाइलिंग होती है, जिसके साथ ये एक इस तरह के ग्लोब शेप स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी जो कि असल एंजाइम का काम होता है। दिस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लिमिटेड टू ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अगर एंजाइम पूरा एक ग्लोब की शेप में हमने कंसिडर किया है, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, तो इस पूरे ग्लोब में इसकी एक साइड पे कुछ अमाइनो एसिड इस तरह के होते हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स, वो अमाइनो एसिड्स जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड द एक्टिव साइट, क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइनो एसिड्स होती हैं। एंड द रिएक्टेंट विच इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू द एक्टिव साइट ऑफ द अमाइनो एसिड। रेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ अमाइनो एसिड मेंटेन्स द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब एंजाइम को हमने कंसिडर किया एक ग्लोब की शेप में। इस ग्लोब की शेप में एक उसका पोर्शन है, एक उसका कॉर्नर है जहां पे अमाइनो एसिड्स एक्टिव हैं और वो कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। उन अमाइनो एसिड्स के ग्रुप को या उस जगह को, उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब बाकी के जो अमाइनो एसिड हैं इस एक्टिव साइट के अलावा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, क्योंकि रिसर्च से ये बात पता चली कि अगर
इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पूरा एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता, बल्कि वो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देता है। कोफैक्टर, कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट विद सम एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, क्योंकि एंजाइम्स के बारे में अभी हमने पढ़ा दे आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन कुछ प्रोटीन एंजाइम्स के साथ भी एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। This cofactor is very essential. This is very very important for the proper functioning of the enzyme because it acts as a bridge between the enzyme and the substrate. ये substrate को enzyme के साथ bond बनाने में help करता है, bridge का role play करता है, क्योंकि अगर cofactor remove कर दिया जाए तो substrate enzyme के साथ attach नहीं हो पाता। It contributes directly to the process of catalysis, यानी catalytic activity में ये directly involve होता है। It provides a source of chemical energy to drive the reactions. इस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है, और कोफैक्टर डायरेक्टली कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। इसलिए अगर किसी एंजाइम के साथ कोफैक्टर अटैच है तो वो इसका एसेंशियल पार्ट है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको रिमूव करने से एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दे मे बी एसेंशियल आइंस। एसेंशियल आइंस जो हैं वो एक्टिवेटर आइंस भी होती हैं। एक्टिवेटर आइंस वो होती हैं जो लूजली अटैच्ड होती हैं, यानी वो इनऑर्गेनिक आइंस जो कि अपने एंजाइम के साथ बहुत लूजली अटैच्ड हैं और इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं, उनको एक्टिवेटर्स कहते हैं। और कुछ मेटेलिक आइंस टाइटली बाउंड होती हैं, जैसे सोडियम, मोलिब्डेनियम, जिंक, फेरस आइंस वगैरह समटाइम्स एंजाइम्स के साथ टाइटली अटैच्ड होते हैं। तो ये सारे एसेंशियल आइंस हैं जो कि कोफैक्टर का रोल प्ले करते हैं। और कोफैक्टर की दूसरे टाइप में कोएंजाइम्स होते हैं। कोएंजाइम्स को सबस्ट्रेट्स भी कहलाते हैं। को सबस्ट्रेट्स वो कंपाउंड्स होती हैं या वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। जैसे एसेंशियल आइंस इनऑर्गेनिक होते हैं तो कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं, और को सबस्ट्रेट्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि नॉन प्रोटीन होती हैं, क्योंकि प्रोटीन तो एंजाइम्स खुद होते हैं ना। अब इनके साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर वो लूजली अटैच्ड है, लूजली बाउंड है, तो उसको को सबस्ट्रेट कहते हैं, और अगर वो टाइटली बाउंड होता है तो डेट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर की थोड़ी सी और डिटेल हम देखते हैं। कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स that are required for the activity of a certain conjugated enzymes, क्योंकि जिन एंजाइम्स के साथ कोफैक्टर्स अटैच्ड होती हैं उन्हें हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहते हैं। एपो एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसके साथ से उसका कोफैक्टर रिमूव कर दिया जाए। और अभी हमने बात की थी कि अगर एंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक पार्ट अटैच है, यानी कोफैक्टर अटैच है, तो उसको रिमूव करने से एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देता है। होलो एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनके साथ उनका कोफैक्टर अटैच है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव एंजाइम्स होती हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में एसेंशियल आइंस आ जाते हैं, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में कोएंजाइम हैं जो कि नॉन प्रोटीन होती हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को भी अगर एंजाइम से रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को खो देगा। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज लूजली अटैच्ड टू द एंजाइम। कोएंजाइम्स वो कोफैक्टर्स होती हैं जो कि लूजली अटैच्ड होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंजाइम्स के साथ कोफैक्टर्स हैं, और ये कोफैक्टर्स जो लूजली अटैच्ड होते हैं उन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं। यानी कोएंजाइम क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं लेकिन नॉन प्रोटीन हैं, और ये प्रोटीन एंजाइम के साथ अटैच्ड होते हैं और ये लूजली अटैच्ड हैं। अगर एंजाइम के साथ से उसका कोएंजाइम रिमूव कर दिया जाए तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देगा, और अगर उसके साथ उसका कोएंजाइम दोबारा अटैच कर दिया जाए तो एंजाइम दोबारा से अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के काबिल हो जाएगा। विटामिन्स दे आर ऑल्सो कोएंजाइम्स। नेचुरली हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है,
और ये जितने भी विटामिन होते हैं ये सारी हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स का रोल प्ले करती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट, क्योंकि हमारी डाइट में ये जो चीज़ें होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये विटामिन प्रोवाइड करते हैं और विटामिन हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स का रोल प्ले करती हैं, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। टाइप ऑफ एंजाइम हम देखते हैं। एंजाइम्स की 2 टाइप्स होती हैं, एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। एंजाइम्स की ये टाइप उनके फंक्शन के रेफरेंस से हैं। अभी हम इनकी डिटेल देखते हैं। एपोएंजाइम इज एन एंजाइम विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर, यानी अगर किसी एंजाइम के साथ उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो वो एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देगा और ये फंक्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एपोएंजाइम उसको कहते हैं जिसके साथ उसका कोफैक्टर सेपरेट है, यानी उसके साथ अटैच नहीं है। तो इसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि एपोएंजाइम इज एन एंजाइम विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर एंड दिस इज functionally inactive. Holoenzyme is the enzyme with its prosthetic group and cofactor and this is functionally active enzyme. यानी अगर एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर अटैच हो जाए तो वो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल होता है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि एक तो इसके साथ इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है और दूसरे ये फंक्शनली एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी एक सेल के अंदर एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये देखा गया है कि एंजाइम्स दे मे बी फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म लाइक दिस और दे मे बी अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स लाइक दिस। अब हम देखते हैं कि अगर एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइपोलिसिस यानी लिपिड्स की ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं और लिपिड ड्रॉपलेट्स की, लिपिड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करते हैं। कुछ एंजाइम्स हमारे सेल्स में मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच्ड होती हैं। उन मेम्ब्रेन्स के साथ एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं जिनके साथ उनका फंक्शन रिलेटेड होता है। जैसे वो एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, रेस्पिरेशन के साथ हेल्प करते हैं या रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अटैच होते हैं। वो एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसकी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, यानी वो उन मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होंगे जहां उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो लोकेशन में एंजाइम्स दे मे बी फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म और दे मे बी अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन्स। अब हम देखते हैं एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कि उनके कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। इसका एक जनरल व्यू लेते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम्स भी कहा जाता है कि ये कैटालिसिस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये उनको स्पीड अप करते हैं। दे हैव द एबिलिटी जिसको कहा जाता है रिवर्सिबिलिटी, यानी उल्टा रिएक्शन। अगर ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती हैं तो ये सबस्ट्रेट से सेपरेट भी हो सकती हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, खुद सेपरेट भी हो जाती हैं। स्पेसिफिसिटी, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, इसको अभी हमने डिटेल में देखना है कि ये किन चीज़ों से स्पेसिफिक होती हैं और इसकी क्या रीज़न होती है। दे आर हीट सेंसिटिव, किस हद तक हीट सेंसिटिव होते हैं और क्यों हीट सेंसिटिव होते हैं इसकी रीज़न अभी हम डिटेल में जाकर देखते हैं। एंड दे आर सेंसिटिव टू पीएच, किस तरह से ये पीएच से सेंसिटिव होती हैं और किस हद तक ये पीएच टॉलरेंट होते हैं अभी हम इसको चेक करते हैं। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, अभी हमने पहले भी बात की थी कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन्स में ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करती हैं और टर्शरी स्ट्रक्चर की जो शेप है वो ग्लोबुलर होती है, यानी ग्लोब लाइक, क्योंकि इसमें फोल्डिंग ऑफ चेन, अमाइनो एसिड की जो चेन है वो बार बार फोल्ड होती है, क्वाइल होती है और एक इस तरह से ये ग्लोब शेप में आ जाती है। एंजाइम्स इंक्रीज द रिएक्शन रेट विदाउट बीइंग यूज्ड अप, इनका काम सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाना, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। इनका अपना इसमें कोई रोल नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन खत्म होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम एज इट इज वापस आ जाते हैं और ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ दोबारा बॉन्ड बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये सिर्फ रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं
उसको स्पीड अप करती हैं और इसमें इनकी अपनी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती, खुद ये इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। अब हम देखते हैं कि ये इतने स्पेसिफिक क्यों होते हैं अपनी एक्शंस में। यहाँ से डायग्राम से हम देख पा रहे हैं कि एंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट होती है, उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में वो अमाइनो एसिड जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी एक्टिव साइट कहलाते हैं। अब एक्टिव साइट डिफरेंट शेप की होती है, उसकी थोड़ी एलोकेशन डिफरेंट होती है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, उनके साइज में वेरिएशंस हो सकती हैं, इवन उनके चार्जेस में वेरिएशन हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिव साइट है वो डिफरेंट होती है और इस एक्टिव साइट के साथ उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आकर बॉन्ड बना सकता है। यानी वो एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करते हैं वो लिपिड के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते। वो एंजाइम्स जो लिपिड को कैटालाइज करते हैं वो प्रोटीन्स को कैटालाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर active sites. They are required only in small amount. Why are they required only in small amount? Because they are not used up in the chemical reaction. Reaction में खुद इस्तेमाल नहीं होते। इनका काम क्या है? सबस्ट्रेट के अपने साथ अटैच करना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एंजाइम तो एज इट इज वापस आ जाते हैं, इसीलिए ये रीयूज हो जाते हैं। वो एंजाइम जो एक फंक्शन परफॉर्म करने के बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद रिलीज हो जाता है, वही एंजाइम दोबारा से जाता है किसी और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो फिर वापस आ जाता है और रीयूज होता है। तो ये इनके रीयूज होने की एबिलिटी की वजह से ये बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। Why do their presence have no effect on the nature of end product? क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, ये सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शन का जो रेट होगा वो एक रिएक्शन जो विदाउट एंजाइम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा होगा। यानी ये सिर्फ एंड प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस को तेज करती हैं। एंड प्रोडक्ट जल्दी बन जाती हैं विद एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। और एक तरफ अगर हम वो रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे एंजाइम कैटालाइज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे प्रोडक्ट बनने का काम स्लो होगा। तो इनकी अपनी प्रेजेंस से एंड प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ उनका ड्यूरेशन जो है बनने का वो स्पीड अप होता है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब हम ये देखते हैं कि एंजाइम पीएच से कैसे सेंसिटिव होते हैं। हाउ आर दे पीएच सेंसिटिव? पीएच क्या होती है? एसिडिटी या बेसिक होने की जो एबिलिटी होती है किसी भी केमिकल कंपाउंड की, ये बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होती है क्योंकि पीएच के साथ इनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, इनकी एक्टिव साइट डिस्टर्ब हो जाती है। हमने ये देखा है कि वो एंजाइम्स जो कि लो पीएच पे काम करते हैं वो उन्हीं कंडीशंस में हाई पीएच पे काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे स्टमक में जो एंजाइम है पेप्सिन, वो लो पीएच पे प्रोटीन्स को डिनेचर करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। अगर उसी एंजाइम को हाई पीएच पे काम करना पड़े तो वो नहीं कर सकेगा। इसी तरह से वो एंजाइम जो बेसिक नेचर के होते हैं, जो बेसिक पीएच पे या हाई पीएच पे काम करते हैं, दे डोंट वर्क वेल इन द एसिडिक मीडिया। और वो एंजाइम जो न्यूट्रल 7 pH पे बेस्ट काम करते हैं, उनको अगर एसिडिक या बेसिक मीडिया मिलेगा तो वो उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। Enzymes are sensitive to temperature as well. Why are they sensitive to temperature? Because enzymes are made up of proteins and proteins are temperature sensitive molecules. Proteins वो organic molecules होते हैं जो बहुत ज़्यादा temperature sensitive होते हैं। Proteins high temperature पे denature होना शुरू हो जाती हैं और इनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर होने का मतलब है कि ग्लोबुलर शेप उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके जो अमाइनो एसिड्स कॉइलिंग और फोल्डिंग से एक ग्लोब शेप में आए हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, उनके बल खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे तो वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म नहीं कर पाता। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल।
सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट ऐसे होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फिर रीयूज होता है, सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और एंजाइम उतने ही रहे तो क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा आएगा, किसी और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाए तो एक ही वक्त में बहुत सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाकर उनको उतनी ही ड्यूरेशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और रिएक्शन का रेट जो है वो एकदम से इनहैंस हो जाता है। So they are sensitive to substrate concentration as well. Some enzymes they require a cofactor for the proper functioning. Cofactor अभी हमने देखा the non-protein part which is attached to some of the enzyme. अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जैसे हमने मेटालिक आयंस वगैरह देखे, या ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ये ऑर्गेनिक है तो नॉन प्रोटीन होता है, और ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में सबस्ट्रेट के साथ इसको हेल्प करता है। अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो एंजाइम अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लूज कर देगा। लेट्स सी हाउ एंजाइम्स डू देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। एक्चुअली एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होती है, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को कम कर देते हैं। यहाँ ग्राफ से आप देख पा रहे होंगे कि वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स शामिल हैं उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी कम हो गई है, तो सबस्ट्रेट के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना उतना ही ईजी हो जाता है और इस वजह से वो आसानी से और जल्दी कम ड्यूरेशन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो एंजाइम्स दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं पेप्सिनोजिन और पेप्सिन की। मेरा ख्याल है ये बात तो हम सबको पता है कि हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के काम आता है, यानी जो भी हमने बारबेक्यू, नट्स वगैरह, जो भी मीट, पल्सेस हमने खाई होती हैं उन सब के अंदर जो प्रोटीन शामिल होती है पेप्सिन उनके ऊपर काम करता है और उनको उनकी ब्रेक डाउन में, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। और अगर हमारे स्टमक में हर वक्त तो प्रोटीन रिच फूड प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने एक नेचुरली इसकी एक रेमेडी रखी हुई है कि पेप्सिन जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है वो पेप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है, और पेप्सिनोजिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, यानी हमारे स्टमक में पेप्सिन नहीं बल्कि पेप्सिनोजिन प्रेजेंट होता है। ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन में उसी वक्त कन्वर्ट होगा जब प्रोटीन वाला फूड स्टमक में आएगा, तो उतनी क्वांटिटी पेप्सिनोजिन की पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए उसकी हेल्प करेगी। इसका फायदा ये होता है कि स्टमक की वॉल्स खराब नहीं होती हैं क्योंकि वो भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर म्यूकस की लेयर होती है जो कि उसको पेप्सिन के इफेक्ट से सेव करती है, तो हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट नहीं होने देते हैं। तो नेचुरली पेप्सिनोजिन प्रेजेंट होता है और पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उतना ही पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा रिकैप अपने आज के लेसन का। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, यानी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बिलोंग करते हैं जिनकी शेप ग्लोबुलर होती है। ऑल द एंजाइम्स दे हैव एन एक्टिव साइट टू बाइंड द सबस्ट्रेट, यानी उस पूरे ग्लोब में कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एक साइट पे प्रेजेंट होते हैं और इन अमाइनो एसिड्स को एक्टिव साइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बॉन्ड बनाता है। सम एंजाइम्स आर सिंपली प्रोटीन, यानी वो सिर्फ प्रोटीन इन नेचर होते हैं, उनके साथ को कुछ और मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता। सम एंजाइम्स दे रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड कोफैक्टर, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर किसी एंजाइम के साथ अटैच है तो। कोफैक्टर में बी इनऑर्गेनिक लाइक द मेटालिक आयन, जिंक आयन, मोलिब्डेनियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन वगैरह। एंड the cofactor may be organic but non-protein compound and these are called coenzymes। विटामिन्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
एक्टिवेटर इज द डिटैचेबल कोफैक्टर, ये लूजली अटैच होता है और आसानी से रिमूव किया जा सकता है एंजाइम से। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द कोवेलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी वो नॉन प्रोटीन पार्ट, ये वो कोफैक्टर जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एंजाइम के साथ अटैच है, इसको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता और इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। एपोएंजाइम इज द इनएक्टिव एंजाइम विदाउट कोएंजाइम और द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं क्योंकि इनके साथ इनका प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया गया होता है। हॉलो एंजाइम इज द एक्टिव एंजाइम विद कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके साथ इसका कोएंजाइम लगा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। Now we will have a recap of the characteristics of enzyme. Enzymes are protein in nature. They remain unused in the chemical reaction. They only attach substrate, convert them into product, and themselves remain unused. They cause no effect on the properties of the end product, क्योंकि वही प्रोडक्ट जो विदाउट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन में बनती है वही एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन में बनती हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस को तेज करते हैं, इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जल्दी बनाते हैं, अदरवाइज इसका एंड प्रोडक्ट के ऊपर अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। देयर स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट, क्योंकि ये खुद यूज नहीं होती हैं रिएक्शन में, इसलिए ये बार बार यूज हो सकती हैं, ये रीयूज हो सकते हैं। एक दफा ये सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और खुद एज इट इज वापिस आ जाते हैं और दोबारा से किसी और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इनकी स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होती है किसी भी रिएक्शन को इनहांस करने के लिए। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, क्योंकि इनकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है। वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स के ऊपर काम करते हैं वो लिपिड्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, वो जो लिपिड्स को कैटेलाइज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकते, जो कार्बोहाइड्रेट्स को करते हैं वो प्रोटीन्स को नहीं कर सकते, यानी ये हमेशा बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपनी सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू द माइनर चेंजेस इन पीएच और टेम्परेचर, पीएच के साथ भी इनकी एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी खो देते हैं। टेम्परेचर के साथ इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसलिए खराब होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं। Some enzymes they require a non-protein part which is called cofactor, और जिनके साथ कोफैक्टर अटैच होता है वो इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट बन गया होता है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। The lower the activation energy of the reaction, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं तो एक ही वक्त में बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में आसानी से और कम टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अब हमने आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से सेलेक्ट किए हैं। आपने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करने हैं। ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉलेज के एग्जाम से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम्स तक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव साइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज कोफैक्टर, देन इज what is activator, next is what is prosthetic group, then is what are coenzymes। next short questions हैं what is activation energy, why is pepsin naturally secreted as pepsinogen, what is enzyme specificity, why a small quantity of enzyme sufficient for a reaction, differentiate between hollow enzyme and apoenzyme। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।